हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, तो आ गए फिर से एक नया वीडियो लेकर के, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट किया, सीयूईटी सिलेबस का चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स सब्जेक्ट का आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे कि कुछ चंद दिनों में ही हमने 1000 सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा होता है यूट्यूब का वो छू लिया। अभी उसकी बधाई देने के लिए हमारे टीम मेंबर्स जो है आपसे जुड़े थे, एक वीडियो भी लॉन्च किया, वीडियो आया भी, आपने देखा होगा। उसमें कहीं ना कहीं हम मिसिंग थे। कारण था कि हम आउट ऑफ स्टेशन थे, जिस वजह से अभी कुछ दिनों से हमारी वीडियो भी नहीं आ रहे थे। तो फिलहाल वापस आ गए हैं और शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश में। मैं अभिषेक त्रिपाठी आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो पढ़ रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो भैया चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजेशन या मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटाइजेशन के नाम से कुछ लोग जानते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड यहाँ पर बातें होंगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था। चैप्टर नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 में हमने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा, चैप्टर नंबर 3 में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लिया। अब चैप्टर नंबर 4 की बात आई है, जिसमें हम चार्ज को मूव कराएंगे। अभी तक तो हम स्टैटिक चार्ज की बात कर रहे थे, चार्ज को रखे हुए थे, रुका हुआ था चार्ज। खैर इलेक्ट्रिसिटी में तो चार्ज मूव कर चुका था, लेकिन चार्ज मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है। ये कहां से बात आ गई? तो ये बात आ गई ऑरस्टेड से। यानी ऑरस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या बताया, क्या दिखा दिया, कह दिया कि भैया अगर कोई चार्ज मूविंग कंडीशन में है, कैसा है, मूव कर रहा है, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा? वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। क्लास 10th के बाद आपने क्लास 12th में भी पढ़ लिया होगा चैप्टर नंबर 4 में। लेकिन वो सीयूईटी का जो सिलेबस है सर, उसके माध्यम से पढ़ा दीजिए। उसके में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको हमें बहुत ज्यादा गौर से पढ़ना है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। यानी फर्स्ट पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता दीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड भैया, जैसे हमने चार्ज देखा था, मान लीजिए कोई चार्ज है, तो चार्ज के चारों तरफ का एरिया हुआ करता था। जहां पर कोई दूसरा चार्ज रख देंगे तो दूसरा चार्ज क्या करेगा? ये वाला चार्ज इस दूसरे चार्ज पर क्या करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा। जहां तक ये चार्ज फोर्स अप्लाई कर सकता है वो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता था। तो उसी तरीके से अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, वो मैग्नेटिक मटेरियल कुछ ना कुछ बाउंड्री होगी, उस मैग्नेटिक मटेरियल की कुछ ना कुछ एरिया होगा, कहीं ना कहीं तक उसकी रेंज होगी जहां तक वो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है किसी दूसरे सब्सटेंस पर या किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल पर। तो वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। फिर हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। किसने बताया था? ऑरस्टेड ने बताया था। बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट किया था ऑरस्टेड ने। उन्होंने क्या किया? एक वायर लिया, उस वायर के दोनों एंड्स पर उन्होंने क्या अटैच कर दिया? बैटरी लगा दी। उन्होंने क्या लगा दी? बैटरी लगा दी विद द हेल्प ऑफ अ स्विच, एक स्विच की हेल्प से। तो जैसे ही इस वायर AB में इन्होंने क्या किया? करंट को पास कराया। करंट को पास कराया तो इसके बगल में इन्होंने रखा था क्या? एक मैग्नेटिक निडल। क्या रखी थी? एक मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल किसकी बनी होती है? तो मैग्नेट की ही बनी होती है मैग्नेटिक निडल। तो भैया अगर मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो जाए, डिफ्लेक्ट का मतलब हिल डुल जाए, तो अगर कोई मैग्नेट रखा है, आप ही बताइए, अगर कोई मैग्नेट रखा है तो क्या मैग्नेट अपने आप मूव कर सकता है? मान लीजिए कोई मैग्नेट रखा है, यहां पे मैंने एक मैग्नेट रख दिया, क्या वो मैग्नेट अपने आप हिल डुल जाएगा? नहीं हिलेगा। कब तक नहीं हिलेगा? जब तक उसके आसपास कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड ना आ जाए। यानी अगर ये मैग्नेट मैंने रख दिया तो ये मैग्नेट अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब तक कोई दूसरा मैग्नेट ना आ जाए तब तक ये मैग्नेट मूव नहीं करेगा। तो भैया ये मैग्नेटिक निडल हिल गई जैसे ही इसमें करंट पास कराया गया। जैसे इस वायर में करंट पास कराया गया इस वायर में, वैसे ही ये मैग्नेटिक निडल हिल गई, डिफ्लेक्ट हो गई।
उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके टर्मिनल्स को चेंज कर दिया, मतलब जिधर पॉजिटिव लगाया था उधर नेगेटिव, जिधर नेगेटिव लगाया था उधर पॉजिटिव कर दिया। उसके बाद भी डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो अरिस्टेड ने कह दिया कि जब किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जिसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी कि करंट हम किस डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं, डिफ्लेक्शन उसी के अनुसार होगा। फिर फ्लेमिंग आए, सॉरी मैक्सवेल आए। मैक्सवेल ने राइट हैंड थंब रूल दिया कि किसी वायर में, अगर हम किसी कंडक्टर में, मान लीजिए इसमें वायर ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रही है, ये कंडक्टिंग वायर है, तो क्या होगा, इसमें करंट अगर ऊपर की तरफ फ्लो होगी तो क्या करिए, अपने दाहिने हाथ से इस वायर को कुछ इस प्रकार से पकड़िए कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में हो। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी उंगलियां जिस डायरेक्शन में घूमेंगी वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। और स्टेड भाई साहब के बाद किसने बता दिया था, मैक्सवेल ने डायरेक्शन फाइंड करने के बारे में बता दिया था कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो यहां तक की कहानी हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्जेस, कौन बताया, और स्टेड ने बता दिया। फिर आई बात मैग्नेटिक फोर्स की, भैया 2 बार लिख गया है मैग्नेटिक फोर्स, इसको हटा दीजिएगा। अब क्या होगा, अब मान लीजिए कोई चार्ज जो है वो कहां मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो उस पर क्या लगेगा, उस पर लगेगा एक फोर्स, उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। यानी अगर मान लीजिए Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड B विथ वेलोसिटी V स्मॉल v, यानी मान लीजिए कि कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी वैल्यू B है और v वेलोसिटी से मूव करता है, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा F इज इक्वल्स टू QVB sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा एंगल। क्लियर हुई बात। ये फोर्स की फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल्स टू QVB sin थीटा। मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मिनिमम कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि 180 नहीं, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। 0 डिग्री पर मिनिमम, क्योंकि 0 डिग्री पर 0 आंसर आएगा, वैल्यू आएगी माइनस, माइनस में भी आ सकता है, माइनस में भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन फोर्स डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड हमें देखना है कि मैग्नीट्यूड किस पर मिनिमम होता है। तो मैग्नीट्यूड किस पर मिनिमम होगा, 0 डिग्री पर मिनिमम हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर कंडीशन आती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा हो, कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा हो तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, वो कैसा पैटर्न बनाते हुए जाएगा। तो भैया अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर घुस रहा है, कैसे डायरेक्शन में, ये B की डायरेक्शन है, ये V की डायरेक्शन है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, वो होगा सर्कुलर मोशन। वो मोशन कैसा होगा, सर्कुलर होगा, यानी चार्ज पार्टिकल इसके अंदर घुसेगा और सर्कल में मूव करने लग जाएगा। क्यों मूव करने लग जाएगा सर जी, आप जानते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है, उसको हम सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं तो एंगल कितना लगता है, 90 डिग्री लगता है। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स वाली कंडीशन आ गई है, सेंट्रीपिटल फोर्स वाली कंडीशन। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगता है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर लगता है ना सेंटर की तरफ, तो वैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगने लग जाएगा और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये सर्कुलर मोशन में घूमने लग जाएगा। मान लेते हैं कि फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और चार्ज इससे पैरेलल आ रहा है। कैसा आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, पैरेलल डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। तब क्या होगा, इस पर नो फोर्स, फोर्स कितना होगा, 0 होगा। और अगर फोर्स 0 होगा तो इसका मोशन कैसा होगा, इसका मोशन होगा स्ट्रेट लाइन। कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन इसका मोशन हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन, 0 डिग्री पर हो गया, 90 डिग्री पर हो गया। अगर किसी तीसरे स्पेसिफिक कोई भी, मान लीजिए कोई भी एंगल हो जाए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, किसी दूसरे एंगल पर अगर एंटर करता है तब क्या होगा, तब मोशन कैसा होगा, स्पाइरल होगा। कैसा मोशन होगा, स्पाइरल होगा। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे
ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव किया तो क्या करेगा, इसके अंदर ऐसे घूमते 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 बाहर निकल जाएगा। मतलब कुछ ऐसा, ऐसे एंटर किया, ऐसे घूमते 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 जैसे वापस निकल जाएगा। इधर से एंटर किया था और इधर से एग्जिट कर गया। इसमें दोनों मोशन हो रहा है। इसमें कैसा, इसमें सर्कुलर मोशन भी हो रहा है और इसमें लीनियर मोशन भी हो रहा है। यानी सर्कुलर मोशन देखिए ऐसे सर्कुलर भी हो रहा है, ऊपर से नीचे भी तो आया, तो लीनियर मोशन भी हो रहा है। इसीलिए इस मोशन को कहा जाता है स्पाइरल मोशन। कैसा बोलते हैं, स्पाइरल मोशन। तो मोशन कैसा हो जाएगा, समझ में आया। मैग्नेटिक फोर्स से तीन टाइप का मोशन, ये जो टॉपिक लिखा हुआ है इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तीन टाइप का मोशन हो जाएगा। पहला सर्कुलर अगर 90 डिग्री पर इंटर किया, दूसरा स्पाइरल अगर किसी दूसरे एंगल पर इंटर करता है और तीसरा 0 डिग्री पर इंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा विदाउट एनी फोर्स। क्लियर हुई, कोई दिक्कत इसमें, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर आती है बात फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। यानी कोई चार्ज पार्टिकल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से एंटर करता है, कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगेगा। उस पर फोर्स लगेगा तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उस फोर्स की डायरेक्शन को बताने के लिए फ्लेमिंग ने क्या किया, लेफ्ट हैंड रूल बनाया। क्या बनाया, लेफ्ट हैंड रूल बनाया। तो उन्होंने कहा कि इफ अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स, थंब और 2 फिंगर, क्या करिए, थंब और 2 फिंगर, ये वाला थंब, ये इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर, तीनों को कुछ इस प्रकार से रख लीजिए कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या हो जाए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी ये इसके परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर और ये वाली उंगली इसके परपेंडिकुलर हो जाए तो इसको बोलते हैं क्या, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। तो अपनी मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब को क्या कर लीजिए, क्या कर लीजिए, म्यूचुअल परपेंडिकुलर कर लीजिए। तो अगर ये वाली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, ये वाली मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में हो, तो थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो किससे पता चलेगा, वो थंब की डायरेक्शन से पता चलेगा। क्लियर है, क्या होगा, हमें क्या करना है, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब को क्या कर लेना है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर कर लेना है। ये मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और थंब फोर्स की डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर हुई बात। इसमें किसी को कोई समस्या हो तो बताइएगा, कोई समस्या हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, कमेंट में क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट कर देंगे तो कमेंट में क्या हो जाएगा, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। जो बात आती है क्या, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, ये भी आपको बता दिया हमने। फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अच्छा राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल फ्लेमिंग का क्या कहता है भैया, ये वाला जो भी हमने आपको बताया, ये वायर है, वायर में करंट ऊपर की तरफ, तो क्या करिए, राइट हैंड से इस प्रकार से पकड़िए कि अंगूठा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्लिंग ऑफ फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत नहीं सर जी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसा मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन बताई थी फर्स्ट चैप्टर में। क्या थी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई इमेजिनरी कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। अब वो इमेजिनरी कर्व कैसा होगा, सच दैट पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज मूविंग फ्रीली इफ इट इज फ्री टू डू सो। अगर वो ऐसा करने के लिए यानी फ्रीली मूव करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज फ्री है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो जिस डायरेक्शन से जाएगा, जिस रास्ते से जाएगा, वही रास्ता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। उसी तरीके से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर नॉर्थ पोल को फ्री कर दिया जाए मूव करने के लिए, किस पोल को, नॉर्थ पोल को, तो नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन से मूव करेगा, जिस रास्ते में चलेगा, वो रास्ता क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व in which a north pole is moving if it is free to do so।
अगर कोई नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने के लिए फ्री है तो नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन से होकर गुजरेगा, जिस रास्ते से गुजरेगा, वो रास्ता क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी। जैसे कि मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। उसी तरीके से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड नॉट एंड एट साउथ पोल। साउथ पोल पर एंड नहीं होती, क्या होती है, मैग्नेट के अंदर भी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चल देती हैं। कहां, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, मैग्नेट के अंदर। इसी प्रकार से और सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी प्रकार से बनती रहेंगी। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती रहेंगी जो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं। तो जैसे कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बना रही थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती हैं, क्लोज्ड लूप बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती हैं, क्लोज्ड लूप बनाती हैं। क्लोज्ड लूप का मतलब है ये कंटिन्यूअस होती हैं, ब्रेक नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ब्रेक होती हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, लगातार होता है, कहीं पर ब्रेक नहीं आता। बस इतना ही अंतर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। इसके अलावा आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पढ़ी हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर एप्लीकेबल होती हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां पर क्राउडेड होंगी, यानी जहां पर पास पास होंगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जहां पर दूर दूर होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर जहां पर एंड है, वहां पर एंड पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जबकि मिडिल में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि यहां पर फील्ड लाइंस जो है वो दूर दूर हैं और यहां पर फील्ड लाइंस बहुत क्राउडेड है, बहुत पास है। फिर एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। उसी तरीके से टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। रीजन अगर आपसे कोई पूछे तो रीजन आप जानते हैं कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो वहां पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, which gives the two direction at a single point, which is not possible। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उसी तरीके से टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा क्या देगी, उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। मोशन के बारे में हो गया, आइए बात करते हैं लॉरेंज फोर्स की। लॉरेंज ने क्या कहा कि भैया अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, अभी तक आपने कहा थर्ड चैप्टर तक कि चार्ज अगर फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या जनरेट होगी, करंट जनरेट होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो होगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है तब क्या होगा, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, मान लीजिए चार्ज Q है तो Q इंटू E, और मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगता है, तो सर लगता है QVB साइन थीटा। तो ऐसा करते हैं कि अगर दोनों की बात आ रही है, दोनों को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। लेकिन कैसा प्लस करिएगा, वेक्टर सम कीजिएगा। कैसा कीजिएगा, वेक्टर सम कीजिएगा। तो भैया Q कॉमन ले लीजिए, E प्लस VB साइन थीटा आ गया। अब भैया साइन थीटा है तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म में F इज इक्वल्स टू Q E प्लस V क्रॉस B। ये हो गया लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज ने कहा कि दोनों फोर्स को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। लेकिन कैसा सम कीजिएगा, वेक्टर सम कीजिएगा, स्केलर सम ना कर दीजिएगा। स्केलर सम कर देंगे हो जाएगा गलत, वेक्टर सम करेंगे हो जाएगा सही। तो QE प्लस QVB साइन थीटा, QE प्लस QVB साइन थीटा, ये हो जाता है लॉरेंज फोर्स। दैट्स इट। आइए अगला है, अगला टॉपिक क्या है भैया, चलिए अगला टॉपिक क्या है, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। जो करंट लूप होता है वो कैसा काम करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। करंट लूप कैसा काम करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। कैसे, देखिएगा। अगर हम बात करते हैं, ये है हमारे पास क्या,
करंट लूप का मतलब होता है एक ऐसी वायर जिसमें करंट कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा हो, करंट फ्लो कर रहा हो, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है लगातार, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इसको बोलते हैं करंट लूप। अगर करंट लूप है तो यहां पर करंट अगर फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें कैसे पता करेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना बड़ा आसान है भैया, आपकी उंगलियां जिस डायरेक्शन में मुड़े और अंगूठा जिस डायरेक्शन में आए, करंट की डायरेक्शन में उंगली मोड़ना है। तो करंट इस डायरेक्शन में, अंगूठा हमने ऐसे मोड़ा, तो अंगूठा कहां आ रहा है? बाहर की तरफ। तो क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्या होगी? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। और अगर यही करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाए, ये है करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे, तो मैं उंगली कैसे घुमाएंगे? उंगली घूमेगी ऐसे। भाई करंट की डायरेक्शन ये है तो उंगली ऐसे घूमेगी, उंगली घूमेगी, अंगूठा कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इनवर्ड। रिप्रेजेंट करने का तरीका, इनवर्ड को क्रॉस से, आउटवर्ड को डॉट से। तरीका समझ में आया? क्या करना है? करंट की डायरेक्शन में उंगली को घुमाना है, करंट की डायरेक्शन में उंगली को घुमाना है, अंगूठा जिस डायरेक्शन में आ जाए वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये क्या है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये क्या है? परपेंडिकुलरली इनवर्ड। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, करंट की डायरेक्शन। अब आपको पता करना है कि इसमें पोल कौन सा जनरेट होगा। अब आपको पता करना है कि पोल कौन सा जनरेट होगा। तो क्या करना है भैया? ये है हमारा ऐसे कुछ, यानी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। इसमें करंट कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए डायरेक्शन ऐसी बन रही है, अगर मैं एन बनाऊं, क्या बनाते हैं हम? एस बनाते हैं, नहीं एन बनाते हैं, एन। एन ऐसे बनाएं, देखिए एन ऐसे बनेगा, ये डायरेक्शन आ गई, और एन ऐसे बनेगा तो ये डायरेक्शन आ गई। अब ये देखिए एन की जो नोक आ रही है, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन सा? नॉर्थ पोल। और भैया ये वाला देखिए, इसमें अगर आप एस बनाइए, एस ऐसे, तो एस की ये पूंछ की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, एस की इस एंड की डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों सेम आ रहा है, यानी क्लॉकवाइज हुआ। क्लॉकवाइज हुआ तो क्या? साउथ पोल। क्लॉकवाइज हुआ तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो नॉर्थ पोल। आई बात समझ में? क्लॉकवाइज साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। कैसे किया? समझ में आया? इनवर्ड आउटवर्ड। इनवर्ड का मतलब उंगली जिस डायरेक्शन में घूमेगी, भैया ऐसे उंगली घूम रही है, करंट इस डायरेक्शन में है तो उंगली इस तरफ मुड़ेगी तो अंगूठा इधर, उंगली ऐसे मुड़ेगी तो अंगूठा इधर, आउटवर्ड है तो डॉट से, इनवर्ड है तो क्रॉस से। दैट्स इट। समझ में आ गया? कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, फिर से बता देंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल। भैया अगर हम कोई आपके पास कॉइल ले आए, कैसी कॉइल ले आए? सर्कुलर कॉइल ले आए। अब कॉइल ला करके आपको दिखा दें, कॉइल लूप दिखाएं आपको, इधर से देखोगे, इधर से देखोगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज है इधर से तो मेरी तरफ से देखने पर क्या दिखाई देगा? क्लॉकवाइज दिखाई देगा। अगर आपकी तरफ से क्लॉकवाइज है तो मेरी तरफ से क्या दिखाई देगा? एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो भैया एक तरफ से क्लॉकवाइज और एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ से साउथ पोल दूसरे तरफ से नॉर्थ पोल, एक तरफ से साउथ पोल दूसरे तरफ से नॉर्थ पोल। साउथ पोल नॉर्थ पोल बहुत क्लोज रखे हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल बहुत क्लोज रखे हैं, और क्योंकि करंट वही है तो इंटेंसिटी भी तो वही रहेगी। डाइपोल में क्या पढ़ा था हमने? डाइपोल में पढ़ा था कि सर जब दो सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से बहुत नजदीक रख देंगे तो क्या बनाएंगे? डाइपोल बनाएंगे। तो बताइए एक करंट लूप, एक साइड नॉर्थ पोल एक साइड साउथ पोल, दोनों एक दूसरे से बहुत नजदीक, डाइपोल बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। बस फर्क इतना है, वहां पर चार्जेस थे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल था, यहां पर चार्जेस नहीं है, यहां पर पोल्स हैं, इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो कहां रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो सुनिएगा भैया, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है मतलब इसमें कंडक्टर में क्या फ्लो हो रही है? करंट फ्लो हो रही है।
अगर इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो इसके चारों तरफ क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें जहां पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड है, और इस वायर में करंट फ्लो कराने की वजह से इसकी भी खुद की मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में लड़ भिड़ेंगे तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। वही फोर्स की बात हो रही है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मान लेते हैं कि ये है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में वायर की इतनी लेंथ, ये वाली लेंथ, इतनी लेंथ मान लीजिए L लेंथ है। ये लेंथ कहां रखा है, ये रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो फोर्स कितने पर लगेगा, सिर्फ इतने L पर लगेगा। अगर मान लीजिए कोई वायर है 100 सेंटीमीटर की, उसका 20 सेंटीमीटर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, बाकी 80 सेंटीमीटर बाहर रखा है, तो फोर्स सिर्फ 20 सेंटीमीटर पे लगेगा, 80 सेंटीमीटर पे नहीं लगेगा। तो 20 सेंटीमीटर पर फोर्स लगा तो L लिया 20 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B है, करंट I है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फोर्स लगेगा BIL sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड L। B और L के बीच में, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये रॉड जो है, ये कंडक्टर जो है वो कैसे रखा हुआ है, सीधा रखा है या ऐसा टेढ़ा रखा है या पैरेलल रखा है, उसके अनुसार इस पर फोर्स लगेगा। तो BIL sin थीटा यानी फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज बिल साइन थीटा। सिंपली क्या होगा, बिल साइन थीटा, BIL बिल साइन थीटा, आपको याद रखना है। फिर आती है बात फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, एक ये कंडक्टर एक ये कंडक्टर, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रही है करंट फ्लो। इसमें मान लीजिए I1 करंट है और इसमें क्या है, I2 करंट है, दोनों में करंट फ्लो हो रही है। तो भैया ये बताइए, ये वाली वायर, अभी में इसको छोड़ देते हैं, ये वाली वायर है, इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम ये वाला कंडक्टर ले आएंगे तो इससे पहले वाली कंडीशन नहीं आ गई, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। भैया ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वाला वायर करंट कैरिंग कंडक्टर रख दे रहे हो तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स नहीं लगेगा, लगेगा। उसी तरीके से अगर हम इसके बारे में देखें, इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप इसको रख दोगे तो फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा। इसीलिए क्या बन गया, टॉपिक बना कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में फोर्स कितना लगेगा। I1 करंट इसमें, I2 करंट इसमें, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं D है, तो फोर्स कितना बनेगा, फोर्स बनेगा F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन L इंटू L अपॉन D स्क्वायर इंटू L अपॉन D स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अपॉन D स्क्वायर इंटू L, यानी F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D स्क्वायर इंटू L हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए फोर्स पर यूनिट लेंथ तो F अपॉन L की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D स्क्वायर। ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स का। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है बायोट-सेवर्ट लॉ, बहुत फेमस लॉ है, आपने पढ़ा होगा, मन लगा के पढ़ा होगा। तो बायोट-सेवर्ट ने कहा, जैसे ऑरस्टेड ने कहा कि भैया अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो कराओगे ना तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। क्या करोगे, करंट फ्लो करोगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अब बायोट-सेवर्ट से जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि यार मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इंटेंसिटी कितनी होगी, ये बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा काम है, हम नहीं करेंगे, ऐसा है, खुद ढूंढो, पूछे हो तो खुद इसका आंसर ढूंढो। कहे चलिए ढूंढेंगे। तो मेहनत किया, उन्होंने मेहनत किया और फाइनली निष्कर्ष निकल आया। उन्होंने क्या किया, बहुत सारी वायर लिए, बहुत सारे कंडक्टर्स लिए और उसका क्या किया, उसका एकदम निचोड़ निकाल लिया और कहा कि इसमें ये जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू के लिए उन्होंने कहा कि मान लीजिए ये कोई करंट का वायर का एक छोटा सा पार्ट है, इसका हम छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट यानी इस एलिमेंट की लेंथ ले लेते हैं DL, छोटे से लेंथ एलिमेंट इसको बोलते हैं। इससे
यहां पर पॉइंट P है जिसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, R है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है। इस R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू एक तो इस पर डिपेंड करेगी, किस पर डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करेगी किस पर, करंट पर। इस पर जो करंट फ्लो होगी वो करंट पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी, लेंथ एलिमेंट पर डिपेंड करेगी कि आपने लेंथ एलिमेंट कितना बड़ा लिया हुआ है, जिसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड, इतने छोटे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो, ये इतने बड़े वाले लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो, तो डीएल पर डिपेंड करेगा। और किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा साइन थीटा पर। किस पर डिपेंड करेगा, साइन थीटा पर। कौन सा एंगल, ये लेंथ एलिमेंट से ये जो डिस्टेंस जोड़ने वाली लाइन है इसके बीच का जो एंगल है ये थीटा, इसके साइन पर डिपेंड करेगा। और किस पर डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। पेन गिर गई है, उठाना पड़ेगा। अरे राम रे, बड़ा तकलीफ है, बहुत मेहनत करते हैं बेटा पढ़ाने के लिए। तो b इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। b इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जो 12th पढ़ चुके हैं, पढ़े होंगे, उनको ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू भी पता होगी और म्यू नॉट को क्या बोलते हैं ये भी पता होगा। तो म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जैसे एप्सिलॉन नॉट को बोलते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसी तरीके से इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब वही होता है, वहां पर मतलब था किसी फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट देना, यानी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आना, या फिर यहां पर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आना, बात वही है, मतलब सेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, नाम बदल दिया गया है बस। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। जैसे 1 अपॉन 4 पाई की वैल्यू हुआ करती, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हुआ करती थी 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, उसी तरीके से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। कोई दिक्कत नहीं सर। तो बायोट-सैवर्ट लॉ क्या हो गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इट इज नोन एज बायोट-सैवर्ट लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। भैया ये सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप के सेंटर से r डिस्टेंस पर, ये सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप के सेंटर से r डिस्टेंस पर, कैसा डिस्टेंस होना चाहिए, एक्सिस पर होना चाहिए, एक्सिस। ये सर्कुलर लूप, इसका सेंटर, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर, क्लियर। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, पॉइंट P है। इसको थोड़ा कुछ ऐसा बनाते हैं जैसे कि आपकी बुक में बना रहता है ऐसा, और यहां से ये ले लिया, ये पॉइंट P, ये डिस्टेंस R, ये रेडियस A। इसका डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं, फिलहाल आपको फॉर्मूले से मतलब है, डेरिवेशन जब एकेडमिक पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। फिलहाल अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाई, खैर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नहीं लेते हैं, थोड़ा सा जो बुक में लिखा रहता है वो लिखते हैं। क्या लिखा रहता है, तो b इज इक्वल्स टू 2, क्या हो रहा है आज, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, 2 बार बार लिख दे रहा हूं मैं। क्या होता है, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये होता है फॉर्मूला, वेयर एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप। लूप में कितने टर्न्स लपेटे गए हैं, कितने टर्न, कितने वायर के कितनी बार, वायर को कितनी बार लपेटा गया है, ये है एन। तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये आपका क्या है फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप की एक्सिस पर। अच्छा सेंटर पर पूछ लिया जाए, तो सेंटर पर पूछ लिया जाए तो आर की वैल्यू क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। आर की वैल्यू 0 कर देंगे तो आ जाएगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई ए। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, क्लियर। म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a वेयर a इज द रेडियस, a क्या है, रेडियस ऑफ
सर्कुलर लूप, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप का रेडियस है, समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, क्या दिया है, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में रिलेशन बताना है भैया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिलेशन। वैसे मैंने बताया है आपको रिलेशन, कहां बताया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पहले चैप्टर में बताया था, फिर से रिपीट हो रहा है तो बता देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, तो सर 10 टू द पावर -7 होती है। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सॉरी इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -7। यहां से 4 पाई से 4 पाई की कहानी खत्म हो जाती है और ये आ जाता है 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 16 या फिर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर, और 3 इंटू 10 टू पावर 8 है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर या फिर c इज इक्वल्स टू 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। ये रिलेशन है किसके बीच में, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बीच में क्या रिलेशन होता है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर या फिर c इज इक्वल्स टू 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो भैया एम्पियर सर्किटल लॉ जिस तरह से किरचॉफ लॉ बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बना, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपने किरचॉफ लॉ पढ़ा, तो जो यूज किरचॉफ लॉ का इलेक्ट्रिक फील्ड में था वही एम्पियर में क्या था, किरचॉफ नहीं, गॉस लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो आपने गॉस लॉ पढ़ा है वही एम्पियर सर्किटल लॉ है, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ और गॉस लॉ एक जैसा है। बस फर्क यहां है कि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया गया गॉस ने बताया और यहां पर किसने बता दिया, एम्पियर सर्किटल लॉ ने बता दिया। क्या कहा एम्पियर सर्किटल लॉ ने कि अगर मान लीजिए कोई वायर है उससे कोई करंट पास हो रही है तो उससे इनक्लोज्ड जो सर्कुलर लूप होगा उससे पास करने वाला जो मैग्नेटिक इंटीग्रल होगा यानी B.dl का क्लोज लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सरफेस से जो करंट इनक्लोज्ड है, वहां पे चार्ज की बात थी, वहां पे चार्ज को इनक्लोज किया था 1/ε0 टाइम्स था, यहां पर म्यू नॉट टाइम्स है किसके, करंट के। वहां पे चार्ज के 1/ε0 टाइम्स था, यहां पर करंट के म्यू नॉट टाइम्स है। वहां पर इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता था, E.da होता था। क्या होता था, E.da। यहां पर इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन किसका होगा, B.dl का होगा, जिसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। द लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी क्लोज्ड लूप, द लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। दैट्स इट, यही है एम्पियर सर्किटल लॉ। गॉस लॉ के जैसा है, जैसा गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ था उसी तरह मैग्नेटिज्म में क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ है। चलिए आगे और चलते हैं। अगला है हमारा सोलेनॉइड। अगला टॉपिक क्या है, सोलेनॉइड अगला टॉपिक है। तो बहुत ज्यादा टॉपिक बचे नहीं है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर तक पढ़ना है आपको। तो सोलेनॉइड क्या बताता है भैया, सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड एक डिवाइस है। सोलेनॉइड क्या है, एक डिवाइस है भैया। मान लीजिए ये हमारे पास एक इंसुलेटर है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, हमने क्या किया, इसमें तार लपेट दी। क्या कर दिया, इसमें ऐसे तार लपेट दी और तार लपेट करके इसमें क्या कर दिया, करंट पास करा दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया सोलेनॉइड। ये क्या बन गया, सोलेनॉइड बन गया। और इसमें करंट पास कराएंगे तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। कैसे पता चला, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और बाहर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो देखी गई, पता किया गया, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। तो अगर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम आ रही है मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो आप कह सकते हैं कि सोलेनॉइड इज बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्लियर, सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया आगे हुआ कि बार मैग्नेट से सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, अगला टॉपिक। तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई। क्या होती है, सिंपल सा म्यू नॉट एन आई होती है। क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है।
वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर। चलिए अगला टॉपिक है टोरॉइड। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड रखा है। टोरॉइड क्या होता है, तो जैसे हमने रेक्टेंगुलर लिया था, रेक्टेंगुलर इंसुलेटर लिया था, रेक्टेंगुलर ना लेकर के क्या लगिए, सर्कुलर ले लीजिए। कैसा ले लीजिए, सर्कुलर ले लीजिए, ऐसा सर्कुलर में, और इसमें क्या कर दीजिए, वायर लपेट दीजिए। क्या कर दीजिए, वायर टर्न कर दीजिए, ऐसे लपेट दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये टोरॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टोरॉइड। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई होता है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। अगर लेंथ के टर्म में दिया हुआ है तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल हो जाएगा, अगर लेंथ आपको दी हुई है। अगर लेंथ नहीं दी है, पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो n जो है वो n से l का डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर यूनिट लेंथ में कितनी वैल्यू होगी आपको बताना। फिर आती है बात टॉर्क ऑन अ करंट लूप। किसकी बात आती है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप। करंट लूप की वजह में टॉर्क कितना लगेगा। तो हमने जैसे कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है, QEB sin थीटा लगता है। उसी तरीके से फिर हमने देखा कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उस पर फोर्स लगता है। कितना लगता है, बिल sin थीटा लगता है। अब अगर कोई करंट लूप आ जाए, कैसा करंट लूप, मान लीजिए रेक्टेंगुलर करंट लूप, ऐसा रेक्टेंगुलर करंट लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और इसको कहां रख दें, इसको रख दें मैग्नेटिक फील्ड में। अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो बताइए ये करंट कैरिंग वायर की तरह ही तो है, एक करंट कंडक्टिंग वायर की तरह ही तो है, करंट कैरिंग वायर की तरह जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, और ये भी एक करंट कैरिंग वायर की तरह है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। अगर इन दोनों वायर पर लगा फोर्स, तो फोर्स क्या कर देगा, इसको घुमा देगा, टॉर्क लगा देगा। क्या पता करना है, टॉर्क पता करना है। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप पर क्या लगना है, टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है, BI sin थीटा। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है, करंट ऑन अ लूप, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लूप, लूप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन B एंड A, B और A के बीच का एंगल है थीटा। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना बिना साइन थीटा। क्या बन गया, टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो गया, BINA sin थीटा, यानी बिना साइन थीटा। भैया फोर्स कितना लगेगा, बिल साइन थीटा। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कितना होगा, बिल साइन थीटा। फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप कितना होगा, बिना साइन थीटा। B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, N नंबर ऑफ टर्न्स, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, और थीटा किसके बीच का, करंट और मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच का होना चाहिए थीटा। क्लियर। बिना साइन थीटा याद रखिएगा इज द एंगल बिटवीन बिना साइन थीटा इज द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा किसके बीच का, B और A के बीच का। अगला टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, पहले तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम छोटी सी छोटी करंट को सर्किट के अंदर डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं कि इस सर्किट में कितनी करंट या करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है, बस इतना डिटेक्शन के काम आता है, डिटेक्शन के काम आता है, डिटेक्शन के। तो उसको कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, एमीटर और वोल्टमीटर में। तो एमीटर एक तरह का क्या है, एमीटर एक तरह का गैल्वेनोमीटर ही है, वोल्टमीटर क्या है, एक तरह का गैल्वेनोमीटर ही है। तो एमीटर को गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाते हैं, लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो अगर हमें एमीटर में बनाना है तो हम पैरेलल में सीरीज में क्या लगा देंगे, लो रेजिस्टेंस लगा देंगे, और अगर हमें वोल्टमीटर बनाना है तो सीरीज में क्या लगा देंगे, हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे। इस तरह से हम वोल्टमीटर से एमीटर में गैल्वेनोमीटर को एमीटर से में और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में हम बदल सकते हैं बाय यूजिंग शंट, जिसको हम शंट कहते हैं। शंट की हेल्प से हम सीरीज में या फिर पैरेलल में लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, एमीटर या फिर वोल्टमीटर में गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन उससे पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। किसी सर्किट में करंट की प्रेजेंस है या नहीं,
करंट मौजूद है या नहीं उस सर्किट में, ये पता लगाने के लिए, ये डिटेक्ट करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं वो डिवाइस क्या कहलाती है? वो डिवाइस कहलाती है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में होता क्या है, एक मीटर होता है, एक रीडिंग लिखी होती है, कुछ वैल्यू लिखी होती है, 0 1 2 3 4 ऐसी लाइनिंग बनी होती हैं, और यहां से एक पॉइंटर लगा होता है। ये पॉइंटर जिस पॉइंट पे आके रुक जाता है, जिस वैल्यू पर आके रुक जाता है, वहां से आप रीडिंग ले सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में या एमीटर में कितनी वैल्यू है, कितनी करंट की वैल्यू है, इसका डिटेक्शन आप कर सकते हैं। इसके लिए करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? सेंसिटिविटी का मतलब है कि थोड़े से करंट में ज्यादा सा डिफ्लेक्शन या थोड़े से वोल्टेज में ज्यादा डिफ्लेक्शन। तो जिस वोल्टमीटर में या जिस एमीटर में, एक तरीके का वो गैल्वेनोमीटर ही है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर में या फिर वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया गया है बाय अप्लाइंग सम शंट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके। तो भैया करंट सेंसिटिविटी का मतलब यह है कि कम से कम कितनी करंट पर ज्यादा डिफ्लेक्शन, मिनिमम करंट में ज्यादा डिफ्लेक्शन, तो वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। हल्के से सेंसिटिव क्या होता है भैया? किसी को छू दो, रोने लग जाए तो कहते हो बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव बंदा है, इसको छुओ नहीं, इसको बोलो नहीं, बोल दोगे तो रोने लग जाएगा, तो उसको बोलते हो सेंसिटिव। तो उसी तरीके से अगर करंट हमने फ्लो किया थोड़ा सा और वो ज्यादा भाग गया तो ज्यादा सेंसिटिव है। बहुत तेजी से भाग गया, क्या हो गया? बहुत तेजी से भाग गया, तो क्या है? वो ज्यादा सेंसिटिव है। उसी तरीके से अगर थोड़ा सा वोल्टेज दिए नहीं कि वो तुरंत भाग गया, मटक गया, तो वो क्या बोलेंगे? ज्यादा सेंसिटिव है। तो भैया करंट सेंसिटिव, वोल्टेज सेंसिटिव किससे होते हैं? कम में ज्यादा डिफ्लेक्शन, कम से कम करंट में ज्यादा डिफ्लेक्शन, या फिर कम से कम वोल्टेज में ज्यादा डिफ्लेक्शन, तो उसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी और उसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो चलिए ये चैप्टर समाप्त हुआ। इस चैप्टर के सारे टॉपिक हमने देखे कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज बचे हैं, कुछ क्या सारे एमसीक्यूज बचे हुए हैं। तो इस चैप्टर के जो भी एमसीक्यूज हैं वो नेक्स्ट वीडियो से आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। लगभग 30-35 एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर में टोटल, इस चैप्टर के और भी हैं। फिर फर्दर पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर पीवाईक्यूज लगाएंगे। तो सिलेबस 4 चैप्टर हो गए हैं, 10 चैप्टर और बचे हैं बहुत जल्दी, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़े हैं स्टार्टिंग के। बाकी और जो आने वाले चैप्टर हैं, जैसे 7वां 8वां चैप्टर है, थोड़ा सा छोटे चैप्टर है, उसमें टाइम कम लगेगा। 6ठा चैप्टर उसमें बहुत छोटा चैप्टर है, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा एक वीडियो में, उसके से 50 मिनट का वीडियो होगा। उसी तरीके से जो 8वां चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो भी छोटा है, वो और छोटा है, उसमें तो एमसीक्यूज भी कम बनते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसमें खास करके आपको कौन सा बायोट-सैवर्ट लॉ खास करके मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़िएगा। करंट सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस फोर्स इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, काफी इंपॉर्टेंट टाइम थे। मेरे ख्याल से वीडियो काफी लंबा हो रहा होगा आपके लिए, क्योंकि चैप्टर का वेरिफिकेशन करना, चैप्टर का इंट्रोडक्शन करना, इतना लंबा वीडियो बच्चे टिकते नहीं है, मजा नहीं आता पढ़ने में उनको। जब लंबा वीडियो हो जाता है देख करके भाग जाते हैं कि सर इतना लंबा कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेंगे। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे 100% सिलेक्शन मिलेगा, 100% सफलता मिलेगी। क्योंकि जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे ना, वैसे वैसे कोई ना कोई, अगर आप सफल होने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे तो आपकी टांग खींचने के लिए पीछे 10 लोग खड़े होंगे, कहेंगे भैया ये आगे कैसे बढ़ रहा है, इसको पीछे करो, ये आगे नहीं होना चाहिए, ये आगे हो जाएगा तो हमें सब दिक्कत हो जाएगी, चिढ़ होती है, जलन होती है। खैर उससे आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपना काम करते रहिए ईमानदारी पूर्वक और मेहनत में लगे रहिए। ईमानदारी दिखाइए, आप जो भी काम करते हैं उस काम में पूरी ईमानदारी दिखाइए, पूरी ईमानदारी से काम करिए। चोरी भी कर रहा हो पूरी ईमानदारी से करिएगा, चोरी करना नहीं है। कह दो कि सर अभिषेक सर ने बोला था चोरी करेंगे, जेल करवा दोगे हमें, तो चोरी नहीं करना है, अच्छा काम करना है, अच्छा इंसान बनिए, अच्छे काम करिए, मेहनत कीजिए, मेहनत में कमी मत कीजिएगा। अगर आप मेहनत में कमी करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती आपकी होगी। फिर दुनिया को दोष देने से कोई मतलब नहीं बनता कि आप इसको दोष दें, ये हुआ, ये होता तो ऐसा हो जाता, ये होता तो वैसा हो जाता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी। हाँ 10 लोग आपको खींचेंगे पीछे, चाहेंगे कि आप आगे ना बढ़ पाए, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको डटे रहना है, मेहनत करते रहेंगे, सफलता मिलेगी, मिलेगी, 100% मिलेगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आज के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।